वेलकम लिसनर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 9 ऑफ MPA 013 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, गवर्नेंस यानी शासन किसी भी देश की बैकबोन होती है ना। एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सिस्टम के दो सबसे बड़े पिलर्स लेजिस्लेचर और जुडिशरी कैसे काम करते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस से, फिर रोल ऑफ द लेजिस्लेचर देखेंगे, उसके बाद द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और आखिर में समझेंगे लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी का पूरा डायनामिक। तो सेक्शन 1 है पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस, यानी एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। बेसिकली गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल क्या है? नागरिकों का ऑल अराउंड वेलफेयर, राइट? और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक साथ मिलके बिल्कुल एक टीम की तरह काम करें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, रोल ऑफ द लेजिस्लेटर, कस्टोडियन ऑफ सॉवरेनिटी। अगर हम अपनी भारतीय संसद की बात करें तो ये हमारी जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा प्रतीक है और 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही ये एक पूर्ण बाइकैमरल यानी द्विसदनीय प्रणाली के रूप में मजबूती से खड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट करती क्या है। देखिए, कानून बनाना तो इनका सबसे प्राइमरी फंक्शन है ही, पर इसके अलावा भी इनके रोल्स बहुत डाइवर्स हैं। ये एग्जीक्यूटिव पर पूरा कंट्रोल रखती है। एक तरह से ये एक लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर भी है जहां नेता अपनी चर्चाओं और डिबेट से निकलती हैं। साथ ही ये सोशल इंजीनियरिंग और मीडिएशन का काम करती है और सबसे जरूरी बात, चुनावों के टाइम पर पूरे देश को एजुकेट करने का काम भी करती है। और इन दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच शक्ति का जो बैलेंस है ना, वो काफी दिलचस्प है। जैसे मनी बिल्स की पावर एक्सक्लूसिवली लोकसभा के पास है। राज्यसभा यहाँ सिर्फ 14 दिन के अंदर अपनी सलाह दे सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के पास स्टेट लिस्ट और ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। आम ऑर्डिनरी बिल्स में दोनों बराबर हैं, हालांकि जॉइंट सिटिंग में लोकसभा अपने नंबर्स की बेस पर हमेशा अपर हैंड रखती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश ने एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम अपनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर बैठा है। इसका मेन काम संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज को हर हाल में बनाए रखना है। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा था कि यह बेहद जरूरी है कि हमारे जजेस हाईएस्ट इंटेग्रिटी वाले हों और अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लोग हों जो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ निडर होकर खड़े हो सकें। बेसिकली हमारे संविधान निर्माता एक ऐसी जुडिशरी चाहते थे जो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट और फ्लॉलेस हो। तो इस आजादी को इंश्योर करने के लिए संविधान में कुछ बहुत सॉलिड सेफगार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स पूरी तरह स्ट्रिक्ट और मेरिट बेस्ड होती हैं। जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, जहां उन्हें 65 या 62 साल की उम्र तक आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उनकी पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस पर सख्त रोक है, सैलरीज पूरी तरह प्रोटेक्टेड है और ऑफिशियल डिसीजंस को क्रिटिसिज्म से इम्यूनिटी मिली हुई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ और एस्टैब्लिशमेंट पर भी अपना पूरा इंडिपेंडेंट कंट्रोल रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट का काम कितना बड़ा है ये इसके जुरिस्डिक्शन से समझ आता है। इनके पास एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिसमें ये केंद्र और राज्यों के आपस के झगड़े सुलझाते हैं। फिर अपीलेट जुरिस्डिक्शन में निचली अदालतों के डिसीजंस का रिव्यू होता है। एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है जिसमें ये प्रेसिडेंट को पब्लिक मैटर्स पर सलाह देते हैं। और सबसे क्रूशियल जुडिशियल रिव्यू, जिसके जरिए किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है। एक और बेहद पावरफुल टूल है इनके पास और वो है रिट जुरिस्डिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पावर है जिसमें वो हेबिस कॉर्पस या मैंडेमस जैसे स्पेसिफिक ऑर्डर्स निकाल सकती है। आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए ये लिटरली सबसे बड़ा हथियार है। आगे देखते हैं सेक्शन 4, राइज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक टाइम ऐसा आया जब जुडिशरी ने अपना पुराना शांत रहने वाला रवैया थोड़ा साइड में रखा और प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ना शुरू किया। आखिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या? सिंपल शब्दों में, जब जुडिशरी लगातार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एरियाज में हस्तक्षेप करती है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? मोस्टली ये तब देखने को मिलता है जब गवर्नमेंट के बाकी अंग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते या जब लगातार बेसिक ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया जाता है।
तब जुडिशरी को जरूरत पड़ने पर आगे आना ही पड़ता है। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ देखे हैं। चाहे हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल एडमिशन्स को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स हों, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन रोकना हो, या चाइल्ड लेबर हटाने के लिए रिहैबिलिटेशन फंड बनवाना हो, शिक्षा में कैपिटेशन फीस पर रोक लगाना, सड़कों पर सीट बेल्ट्स और पोल्यूशन चेक्स लाजमी करना, और यहाँ तक कि चुनावों में उम्मीदवारों को अपने डिटेल्स रिवील करने के जो निर्देश मिले हैं ना, ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म का ही नतीजा है। भ्रष्टाचार के किस्से भी ले लीजिए, यहाँ भी अदालतों ने एकदम निष्पक्ष और सख्त रुख अपनाया है। हवाला केस हो, जैन डायरीज हो, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स के केसेस की निगरानी करनी हो, अदालतों ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिल्कुल साइड में रखकर कानून के आधार पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की है। चलिए अब 5वें विषय की तरफ बढ़ते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। इस एक इनोवेशन ने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया और न्याय को आम जनता के रीच में ला खड़ा किया। तो ये PIL एक्चुअली में होती क्या है? ये एक ऐसी अपील है जो किसी कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित की रक्षा के लिए दायर की जाती है। इसका क्रेडिट जाता है जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा आयर को, जिन्होंने कोर्ट के दरवाजे गरीबों और असहाय लोगों के लिए बिल्कुल खोल दिए। ये लिटरली एक गेम चेंजर था हमारे लीगल सिस्टम में। लेकिन देखिए, हर अच्छी चीज के साथ कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं। PIL लाने का ओरिजिनल आइडिया ये था कि लोगों को अपने बेसिक राइट्स इन्फोर्स करने के लिए एक सस्ता और आसान रास्ता मिले। पर धीरे धीरे हुआ ये कि पब्लिसिटी और निजी स्वार्थ के लिए लोग बेबुनियाद और फ्रिवलेस केसेस दायर करने लगे। इस वजह से आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को इसके मिसयूज को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फ्रेम करनी पड़ी। अब हम अपने आखिरी और 6वें हिस्से पर आते हैं, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, द बैलेंस ऑफ पावर। किसी भी हेल्दी लोकतंत्र में इन दो बड़े पिलर्स के बीच पावर का बंटवारा हमेशा से ही एक बहुत डीप टॉपिक रहा है। अगर हम दुनिया के बाकी सिस्टम से अपना कंपैरिजन करें ना, तो पिक्चर और क्लियर होती है। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होती है, वहीं US सिस्टम को देखें तो वहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी है। पर हमारे इंडियन सिस्टम ने एक मिडिल पाथ अपनाया है। यहाँ लॉ मेकर्स की कानून बनाने की विल और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के बीच एक बहुत ही फाइन और खूबसूरत बैलेंस रखा गया है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ काफी इवॉल्व हुआ है। 1950 से 1964 तक का दौर काफी हार्मोनियस था, सब मिलजुल कर काम करते थे। फिर 1967 से 77 के दौर में टकराव थोड़ा बढ़ा, जिसमें गोलकनाथ केस और इमरजेंसी जैसे बड़े इवेंट्स हुए। और उसके बाद 1980s और 90s आते आते हमने एक मजबूत जुडिशियल एक्टिविज्म का उदय देखा। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आखिर हमारी लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ कैसे फंक्शन कर सकती है? क्योंकि सच तो ये है कि देश में गुड गवर्नेंस तभी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनकर काम करें। Thank you for watching. Next unit will be discussed in our next explainer. If listeners would like to attend the quiz, please see the description under quizzes. Please do like, subscribe and share.